So how will you manage? Tell in 3 lines. So first of all, I would review the previous lab of the child, and then I'll counsel the parents regarding the disease course and its management, and then I'll look for the complication according to the treatment that the child is taking. And as this child was taking oral treatment, so काफी कुछ पता लग गया. अब वो आपने एग्जामिन भी कर लिया. अब मुझे बताएं कि मैनेजमेंट स्टेप्स क्या होंगे. कुछ भी बताने की इसको रिहर्स करें, किस तरह से बताना है आपने. Management steps are, first of all, I would look for the CBC of the child for HP, and then if नहीं आपने देख लिया है. आप कह रही हैं कि बच्चे को इंक्रीज्ड आयरन ओवर, and then ferritin profile of the child. ठीक है, आप करवाएंगी. अब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इसकी मैनेजमेंट यानी कि ट्रीटमेंट के स्टेप्स बताएं. According to the ferritin levels. हो गई हैं. ठीक है आप बताएं. According to the ferritin level of the child, if the levels of ferritin are more than 5,000, then I'll give the IV chelation therapy to the child along with the oral therapy as well. And if the cardiac involvement is present, then also IV chelation therapy is preferred as compared to subcut desferoxamine. And then I will do the thyroid profile and replace the thyroid hormone if it is deficient. And if the growth of the child is disturbed along with FSH LH level, then I'll do the hormone replacement therapy according to the level of FSH and LH. And then if the calcium levels are less, then I'll give the supplement to the child, and folic acid supplement will be given to the child, and regular multivitamins, and I'll look for the diet of the child. And then डॉक्टर मलिहा, ये आंसरिंग का तरीका आपको कैसा लगा इनका, डॉक्टर सारा का? अच्छा लगा? थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन होना चाहिए. देखिए कुछ पक्की लाइंस है ना, पक्की लाइंस है वो. देखिए मेरी बात सुने, आप क्यों आईवी और उसकी चिलेशन के बारे में आप कहें आई विल गिव द पेशेंट एज अप्रोप्रिएट चिलेशन. ठीक है. चिलेशन. अब ये पता है कि आपने एक रास्ता खोल दिया कि अब एग्जामिनर अगला सवाल आपसे पूछेगा कि अगर आपको माशाल्लाह से नॉलेज है कि आपने उसको बताना है कि आईवी देना है या डुअल चिलेशन देनी है या आपने आईवी पे शिफ्ट करना है, मतलब 2 चिलेशन देनी है या फिर आईवी पे शिफ्ट करना, दोनों एक एक्सट्रीम्स हैं. ठीक है. तो दोनों सूरतों में आप एग्जामिनर को एक चांस दें कि वो आपसे एक और सवाल पूछे. ठीक है. आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जिक्र नहीं किया अपनी मैनेजमेंट में. रेगुलर पैक सेल वॉल्यूम ट्रांसफ्यूजन. ठीक है. उसको दे करेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे कितने दिनों के बाद हो रही है. ठीक है. हम इसको अच्छी चिलेशन देंगे और उसकी कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करते रहेंगे. हम इसकी डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे और उसको मॉनिटर करते रहेंगे. ट्रांसफ्यूजन इंडेक्स भी निकालेंगे. ट्रांसफ्यूजन इंडेक्स निकालेंगे. उसके बाद फिर हम पेशेंट को उसकी डाइटरी मैनेजमेंट के बाद हम उसकी एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशंस को एक-एक करके एड्रेस करेंगे, स्क्रीन करेंगे और एड्रेस करेंगे. देखिए ये दिस शुड बी योर ब्रॉड आंसर. ठीक है सर. उसके बाद फिर आप कहेंगे आई विल प्रिपेयर द पेशेंट फॉर स्प्लीनेक्टमी. ठीक है. ये होना चाहिए. ये आपका जो आंसर आप इस तरह से कॉम्पैक्ट वर्ड्स में करें. ठीक है. चलें ठीक है. थैंक यू. वो मैंने ट्रांसप्लांट कर सकते हैं सर. वो ट्रांसप्लांट के लिए अच्छा कैंडिडेट है कि नहीं है? नहीं, सिरोसिस मोस्ट लाइकली डेवलप कर ली है इसने. कि जब इसने काफी ज्यादा बच्चे में सिरोसिस नहीं, अभी इसको हेपेटोमेगाली में अभी आपने नहीं करना. और स्प्लीनोमेगाली भी जब हो जाती है, हाइपरस्प्लीनिज्म में नहीं कर सकते. हाँ, मेरे ख्याल में इसको हम लोग सबसे पहले ऑप्टिमाइज करेंगे इस पेशेंट को, उसके बाद फिर हम करेंगे. ठीक है. अच्छा, टाइम क्या हो गया? 4:44. हमारे पास लास्ट 15 मिनट्स हैं डॉक्टर साहब. डॉक्टर माहीन, आप जल्दी से हिस्ट्री को आप सुनाएंगे. डॉक्टर माहीन, आपने एग्जामिनेशन फाइंडिंग भी सुन ली है. ठीक है जी. चलें ठीक है. Now, patient Kiran, 15-year-old female resident of Alipur, Chittoor, has presented for her routine blood transfusion. Historically, is a cousin, and she is a known case of transfusion-dependent thalassemia since 1 year of age, with poor compliance and control. Now, today she has claimed for a regular blood transfusion and was transfused 400 ml of B positive packed cell volumes without any documented blood reaction. During this presentation, she was her HV
complete blood count was tested. The actual history of the disease dates back to around 1 year of age when she was suspected of the disease because of prolonged fever and failure to gain weight, and because of positive family history of the disease. At that time, HP electrophoresis was performed in Multan, and the diagnosis was confirmed, and she was advised blood transfusion and regular chelation therapy and dietary restrictions. The blood transfusion, the first 2 blood transfusions were at the interval of around 6 months, with first being done at 10 months of age. After that, the blood transfusion interval has gradually decreased, and now for the last 5 years, she is being transfused every 3 weeks, making a transfusion requirement to about 1 ATM per kg per year. She is transfused. She has always been transfused in clinical settings with B positive packed cell volumes on non-donor basis, which are transfused in around 4 to 5 hours, with sometimes with reactions occurring sometimes, which are then managed clinically. She is taking regular chelation therapy around 1200 milligrams of the ferrosirox early morning. But there is some confusion as the attendants is saying that they have been advised to take in steel or glass containers. The medicine is arranged by government setup, and they are compliant with it. They mentioned that they tried taking Deferriprone as well, but they have to limit it. They had to discontinue it because of its side effects, as the patient developed vomiting because of it. The course of the disease has been complicated by some intermittent episodes of nasal bleeding, spontaneous nasal bleeds, which are managed at home, and growth failure, and also an episode of right-sided body weakness, which occurred suddenly around 5 years back, and which was not associated with any fever, fits, or any head trauma. For this, they sought on the alternative medicine and are currently on. And no investigations or hospital visit was sought because of this complaint. She is being monitored every 3 months for serum ferritin and hepatitis B status, and her latest ferritin, according to the internet, is 8,000. She is born to related parents with 3 other siblings affected from thalassemia, and one of whom died at around 22 years of age. She is EPI vaccinated and developmentally normal. However, activities of daily living are affected since the episode of body weakness, and there is still some residual weakness and difficulty in speaking. They belong to a low socioeconomic status, and the father is bedbound, and the finances of the family are managed by the extended family. They are well aware about the course of the disease and its management plan, and they know about the stem cell transplantation, but they cannot afford it. And they have been adequately counseled about the genetic aspects of the disease and its transmission. ठीक है डॉक्टर महीन, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स भी आपको पता है, आपने हिस्ट्री सुना दी. व्हाट इज योर फाइनल डायग्नोसिस? This is a case of transfusion dependent thalassemia, which is complicated by thrombotic complications. Okay, what is the cause of... Obviously, poor compliance. Okay, what is the cause of epistaxis in your patient? मैंने नहीं पूछा. नहीं, कोई बात नहीं, आपने नहीं पूछा, तो आप सोचें ना कि क्या हो सकता है. Epistaxis can be secondary to hypersplenism, and can be the side effect of chelation therapy, because it can cause bone marrow suppression. And if the liver is involved, then liver disease can also cause thrombocytopenia, which can lead to epistaxis. And like other normal children, it can be secondary to some nasal trauma as well. Okay, trauma. इसके अलावा और कोई cause? Can any infection lead to thrombocytopenia? Yes, aplastic crisis. Aplastic crisis किस वायरस के इन्फेक्शन से होते हैं? Parvovirus B9. तो फिर यही आपने जवाब आंसर बताने, ठीक है? Obviously बात बहुत पुरानी है कि वो क्यों हुआ.
अगर प्लेटलेट कम होने की वजह से भी है तो वो नोज पिंच करने से ही ट्रीट होगा। आप ये पूछ सकते हैं कि हॉस्पिटल ले जाके इसको कभी फिर डॉक्टर ने सफेद खून तो नहीं गुलाबी खून तो नहीं लगवाया, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पूछा तो कम से कम आप ये सारे आंसर जो आपने दिए हैं ये आप सारे दे सकते हैं कि ये सर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये काफ़ी पुरानी बात थी तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद उनको याद ना हो, तो ये लेकिन ये सारी जो कॉजेज हैं ये सारी हो सकती हैं, ठीक है। एक्चुअली आपको पूछना चाहिए था साथ में कोई फीवर तो नहीं है, तो पायरो वायरस इन्फेक्शन को रूल आउट कर लेते, ठीक है। आइडियली आपको पूछना चाहिए था कि कोई फिर ऐसा तो नहीं होता कि खून लगाओ, डॉक्टर ने बताया होगा इसको जो है गुलाबी खून भी लगेगा, तो ए प्लास्टिक क्राइसिस के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चिलेशन के बारे में पूछ लो, कौन सी दे रहे थे, डेफ्रीप्रोन दे रहे थे यानी कि कैल्फर दे रहे थे, तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। बाकी चिलेशन के साथ नहीं होता, ठीक है। डेफ्राजीरॉक्स यानी कि एसुनरा के साथ नहीं होता। और बस यही तमाम आपकी कॉज है, और ट्रॉमा आपकी एक और कॉज है इसके अलावा, ठीक है। ठीक है डॉक्टर माहीन, व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ स्ट्रोक इन योर पेशेंट? Thalassemia. In thalassemia, there is a hypercoagulable state because of the RBC structure, membrane structure is deranged, so it can injure, damage the endothelium and activate it. Although the thrombotic complications are more common in thalassemia intermedia, but they can present in thalassemia major patients as well. Okay, Dr. Maheen, what are the causes of iron overload in your what are the common causes of iron overload in thalassemia patients? Iron overload. Iron overload can be due to the disease pathology itself, because there is ineffective erythropoiesis, so the absorption of iron from the gut is increased. Also, when the patient is receiving frequent blood transfusions, then and there is no definite mechanism for excretion of the blood iron from the body, so every transfusion leads to the buildup of iron in the body as well. And what about hemolysis? हेमोलिसिस जिस बच्चे को होगा उसको होगा आयरन ओवरलोड, ठीक है। हेमोलिसिस इज आल्सो अ कॉज ऑफ आयरन ओवरलोड, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ शॉर्ट स्टेचर इन योर पेशेंट? Short stature can be the complication of anemia of chronic disease. Can be the complication of anemia because of poor nutrition. Can be secondary to growth failure. Can be secondary to either growth hormone deficiency or hypothyroidism, like endocrinopathies. And it can be secondary if the patient has not this patient, but if some patient has received deferoxamine, then the bone disease can occur as a result of it. So that can be the cause. And also the bone disease itself is common in thalassemia patients. Okay. So आपका बच्चा, आपने बताया था कि अगर ये डिस्फ्रोक्सामिन ले रहा हो तो उसको बोनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. When do you start the chelation in these patients? Chelation is usually started after 2 years of age, or when the ferritin levels, when the patient has received at least 10 blood transfusions, and when the ferritin levels are more than 1000 nanograms per milliliters. तो इस एज पे सबसे पहले आइडियल चिलेशन कौन सी होती है जो कि हम लोग स्टार्ट करनी चाहिए? मुझे नहीं आइडिया, अब तो ऑरली देते हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा पाऊँ. नहीं, अब जो प्रेफर की जाती हैं वो डिफ्राजीरॉक्स और डेफ्रीप्रोनी जो है वो प्रेफर की जाती हैं, ठीक है. एसुनरा इज आइडियल फॉर दोज पेशेंट जिनमें हेपेटिक कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है, जिनमें नहीं, ठीक. अदरवाइज इट इज क्वाइट हेपेटोटॉक्सिक. पब में बेसिकली उसमें डिस्फ्रोक्सामिन दी जाती है, लेकिन वो 5 नाइट्स अ वीक. एक बच्चा चिल्ड्रन में कुछ बच्चों को है, कुछ बच्चों को मिलती है, लेकिन आप देखें कितनी मुश्किल है ये इसको इस तरह से 5 डेज है. ये तो लगता है आपकी ड्यूटी लग गई है, 5 डेज अ वीक और 10 आवर्स अ नाइट, तो काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल है, ठीक है. और आपको पता है कि वो उसका मूव कर जाना नीडल का, मतलब वो सारा कुछ उसकी हैसल इतना आसान नहीं है. इसलिए प्रेफर किया जाता है कि अब डिफ्रोक्सामिन या डिफ्राजीरॉक्स या डेफ्रीप्रोन ही दी जाए. ओके डॉक्टर माहीन, व्हेन डू यू कंसिडर द कंबाइंड चिलेशन ऑफ मोर देन one agent? Combined chelation, if there is cardiac involvement, if there is concurrent hepatitis C infection, if the ferritin is more than 3500, more than 3000 है, 3000 और more than 5000 की क्या वैल्यू थी, क्या इंपॉर्टेंस है उसमें? मैंने वो चिलेशन
के लिए है शायद, आईवी चिलेशन के लिए आई थी, ठीक है। इसको प्लीज चेक कर लें और कंफर्म कर लें। वैल्यूज इसमें थैलेसीमिया में नंबर्स, थैलेसीमिया और डायबिटीज के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नंबर नहीं भी आता तो फार्मूला लगा के, कोई ना कोई फार्मूला सोच के अपने जहन से बना के आप कोई उसको आप करें, लेकिन ये कैलकुलेशंस की गेम है, यहाँ पे नंबर्स आपको आने चाहिए, ठीक है। 3 या 4 इंपॉर्टेंट नंबर है डायबिटीज में, जिस तरह से हमने बता दिया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के दरमियान में फर्क, HbA1c की वैल्यूज और फिर डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया उसकी वैल्यू, और जो डीके का जो मुकम्मल मैनेजमेंट है उसका तमाम। डीके का जो मैनेजमेंट है वो आपसे लिखवा के बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बच्ची की 12 साल एज है, 30 kg इसका वेट है, तो इसका मिल्वाकी प्रोटोकॉल बना के दिखाएं, मुझे लिख के दिखाएं, ठीक है। तो क्योंकि ये आप एज कंसल्टेंट किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपसे ये करवाया जाएगा, ठीक है। दूसरा, थैलेसीमिया के अंदर फेरेटिन की वैल्यूज, फिर कार्डिक की क्या वैल्यू है, ठीक है, कार्डिक आयरन की क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद फिर जो ट्रांसफ्यूजन इंडेक्स आपने निकालना है वो भी आपको, इस चीज़ की कैलकुलेशन का आपको आइडिया अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर तकरीबन 2 वीकली दे रहे हैं तो उसका इंडेक्स जो है 240 ml पर kg, 240 ml पर kg तक पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए डॉक्टर महीन, क्विकली टेल मी हाउ विल यू मॉनिटर and investigate for the complications or the endocrine complications. Only the endocrine complications. जी। Okay, so for endocrine complications, for hypothyroidism, we will check the thyroid function test. For hypoparathyroidism, we will go for the bone profile, including serum calcium phosphatase, serum parathormone levels. Then for diabetic complications, we because they are prone to developing diabetes, we can go for glycosylated albumin levels, and also because they have endocrine workouts in the child, if there is delayed puberty, then we can go for FSH, LH, and serum FSH, LH, and serum estradiol levels as well. Okay, आप डायबिटीज के लिए पहले आप बोलेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है। ओके सर, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर आपने पहले बतानी है। और पैराथायराइड के लिए क्या करेंगे? serum calcium phosphate and parathormone levels. ओके, ठीक है। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ स्प्लीनेक्टमी? Splenectomy, the indications of splenectomy, if there is mechanical discomfort. Second, if the patient has developed hypersplenism, and both तो यही है। उसके बाद there are relative indication if the patient is failing to thrive, he has developed hemolytic phases and evidence of extramedullary hematopoiesis. These are relative indications. Okay, and what about what are the indications of bone marrow transplant or hematopoiesis? Bone marrow transplant is curative. If there are no contraindications and the patient is a good candidate and we have a match available, then we should obviously go for it. Okay, can your patient be a case of hereditary spherocytosis? किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे आप कि इसको HS था या थैलेसीमिया था? First of all, the patient has already been diagnosed with thalassemia. There is positive family history, and then in hereditary spherocytosis, there is intermittent hemolysis. It is very less likely to have such massive transfusion dependence. ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं, ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, उनमें भी स्प्लीनेक्टमी होगी, उनमें भी चिलेशन भी मिलती है उनमें, चिलेशन भी होगी, लेकिन वो बच्चे जो है सिंस बर्थ ही जो है वो जॉन्डिस होंगे, डीपली जॉन्डिस होंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता से उस चीज जो है डेवलप नहीं होगी, ठीक है। चलें, और उसमें फैमिली हिस्ट्री भी ज्यादा पॉजिटिव होगी बिकॉज दे आर ऑटोसोमल डोमिनेंट। चलें, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्लास। होप सो कि इट वाज बेनिफिशियल। आज हमने थैलेसीमिया भी डिस्कस किया और एंडोक्राइन में डायबिटीज भी डिस्कस कर लिया, और बल्कि विद पेशेंट्स किया डिस्कस, और हमने हाइपोथायराइडिज्म विद डाउन सिंड्रोम का भी एक केस हमने डिस्कस किया है। आप इन सब केसेस को रिवाइज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है न्यूरोलॉजी की होगी, और उसमें हम लोग फोकस होगा एक तो स्ट्रोक की तरफ और दूसरा मायोपैथीज की तरफ, ठीक है। एएफपी का केस अगर आ गया तो वैलिड टू एएफपी भी आप लोग जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि एएफपी के केसेस का यहाँ तक आना थोड़ा सा मुश्किल है। हम लोग स्ट्रोक के और मायोपैथी के केस को जरूर ट्राई करेंगे कि वो यहाँ पे आए, ठीक है।
अदरवाइज आपके ज्यादा फोकस उससे भी ज्यादा हमारा होगा आपके मेथड्स के ऊपर। मोटर सिस्टम के मेथड आप लोगों को सब्जेक्ट के ऊपर भी करवाएंगे, ठीक है? चलें, ओके।